तो चलिए सीधे आज के इस अहम विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। बात है साल 1877 की। एक ऐसी भयानक गर्मी जिसने ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी को पूरी तरह झुलसा दिया था। भारत में करीब 2 करोड़ जानें चली गईं और वजह कोई युद्ध या बीमारी नहीं थी, बल्कि समुद्र की गहराइयों में पनपने वाली एक प्राकृतिक घटना थी, अल नीनो। अब 140 साल बाद वैज्ञानिक ये गंभीर चेतावनी दे रहे हैं कि 2026 में एक वैसा ही बल्कि उससे भी भयानक सुपर एल नीनो दस्तक दे सकता है। आज हम इसी खतरे, इसके पीछे के विज्ञान और इससे बचाव के तरीकों को बारीकी से समझेंगे। आज की इस चर्चा में हम इन 5 अहम मुद्दों को कवर करेंगे। पहला, 1877 का वो विनाशकारी अल नीनो। दूसरा, इसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया। तीसरा, 2026 का आने वाला जलवायु संकट। चौथा, भारत पर इसका चौतरफा असर। और पांचवा, इससे बचने के व्यवहारिक समाधान। पहला हिस्सा देखते हैं, 1877 का वो विनाशकारी अल नीनो। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1877 की वो घटना किसी एक इलाके तक सीमित नहीं थी। भारत में 2 करोड़ मौतों के साथ साथ चीन में भी लगभग 2 से 3 करोड़ और ब्राजील में करीब 20 लाख लोग इस अकाल की भेंट चढ़ गए। अफ्रीका के कई हिस्सों में लोग भूख से तड़प रहे थे और यहां तक कि अमेरिका में उस साल सर्दियों का मौसम ही गायब हो गया था। यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। तो आखिर ये अल नीनो है क्या भला? 17वीं सदी में पेरू के मछुआरों ने देखा कि प्रशांत महासागर का पानी अचानक से बहुत गर्म हो गया है। उन्होंने इसका नाम रख दिया अल नीनो, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है छोटा बच्चा। आसान शब्दों में समझें तो महासागर का जो हिस्सा आमतौर पर ठंडा रहना चाहिए, वो अचानक से उबलने लगता है। अब जब ट्रिलियंस लीटर पानी एक साथ गर्म होगा तो सोचिए कितनी ऊर्जा निकलेगी। ये ऊर्जा पूरी दुनिया के मौसम के सिस्टम को ही हिलाकर रख देती है। दूसरा हिस्सा, आखिर इसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया यानी इसके पीछे का साइंस क्या है? आमतौर पर होता यह है कि प्रशांत महासागर के ऊपर हवाएं पूरब से पश्चिम की तरफ चलती हैं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये हवाएं सतह के गर्म पानी को धकेलकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती हैं, जिससे वहां अच्छी बारिश होती है। लेकिन अल नीनो के आते ही ये हवाएं बिल्कुल कमजोर पड़ जाती हैं। नतीजा, सारा गर्म पानी दक्षिण अमेरिका के पास ही रुका रह जाता है और बारिश का पूरा चक्र ही पलट जाता है। इस चक्र के बारे में सबसे डराने वाली बात पता है क्या है? इसकी अनिश्चितता। ये कोई रेगुलर घटना नहीं है जो तय समय पर आए। ये 2 से 7 साल के बीच कभी भी अचानक टपक पड़ता है, और जब आता है तो इसका असर 6 से 12 महीने तक टिका रहता है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया और खास तौर पर अपने भारत में सूखे जैसी हालत बन जाती है और भयंकर लू चलने लगती है। तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, 2026 का अभूतपूर्व जलवायु संकट। अब आते हैं उस चेतावनी पर जिसने नींद उड़ा रखी है। अमेरिका की मौसम एजेंसी नोआ के अनुसार मई से जुलाई 2026 के बीच एक मजबूत अल नीनो बनने की 61% संभावना है। ये टाइमिंग सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ठीक यही वो वक्त होता है जब भारत में मानसून अपने चरम पर होता है। मतलब जब खेती के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, ठीक उसी वक्त ये अल नीनो मानसून को पूरी तरह कमजोर कर रहा होगा। इस नंबर को थोड़ा ध्यान से देखिए, 2.9 डिग्री सेल्सियस। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। पहले जब अल नीनो आता था तो समंदर का तापमान करीब 1.5 डिग्री बढ़ता था, पर आज हम क्लाइमेट चेंज के दौर में हैं, जहां धरती पहले से ही 1.4 डिग्री ज्यादा गर्म हो चुकी है। अब सोचिए, इस 1.4 डिग्री में जब अल नीनो की 1.5 डिग्री गर्मी और जुड़ेगी तो तापमान सीधे 2.9 डिग्री तक पहुंच जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक तो कमरा पहले से तंदूर बना हो और ऊपर से कोई एक बड़ा सा हीटर और चालू कर दे। ये इंसानी इतिहास की सबसे भयंकर गर्मी पैदा कर सकता है। चौथा हिस्सा, भारत पर इसका चौतरफा असर। सीधे शब्दों में कहें तो भारत पर इसकी 4 तरफा मार पड़ने वाली है। पहला, मानसून में भारी गिरावट आएगी। दूसरा, चूंकि देश की 51% खेती सीधे बारिश पर निर्भर है, इसलिए फसलों का बड़ा नुकसान तय है। तीसरा, ऐसी भीषण हीट वेव आएगी जो 2024 की गर्मी के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और चौथा, जब फसल कम होगी तो अनाज कम पड़ेगा, जिसका सीधा नतीजा होगा खाद्य महंगाई। खाने पीने की चीजों के दाम 9% तक बढ़ सकते हैं। ये आम जीवन और अर्थव्यवस्था दोनों पर सीधा हमला है। यह गर्मी कितनी जानलेवा हो सकती है, इसका एक नमूना 2024 में दिल्ली के आंकड़ों से मिलता है। दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रात का तापमान सीधे 4.4 डिग्री उछल गया। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। कंक्रीट के शहर दिन भर आग सोखते हैं और रात भर उसे बाहर निकालते हैं।
जब रात में शरीर को ठंडा होने का वक्त ही नहीं मिलेगा तो हीट स्ट्रोक या लू लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। एसी वाली बंद जिंदगी से थोड़ा बाहर निकलकर देखें तो वास्तविकता और भी खौफनाक है। भारत में करीब 38 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस चिलचिलाती धूप में खुले आसमान के नीचे काम करते हैं। रिक्शा वाले, कंस्ट्रक्शन मजदूर, डिलीवरी पार्टनर्स, इनके पास गर्मी से बचने का कोई विकल्प नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक 2024 में सिर्फ इस हीटवेव की वजह से भारत की इकोनॉमी को 194 अरब डॉलर का भारी नुकसान झेलना पड़ा था। ये मजदूरों की रोजी रोटी का सीधा नुकसान है। मौत के आंकड़ों को लेकर सरकारी खाता और भी उलझा हुआ है। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि पिछले 2 दशकों में हीट वेव से 20,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। वहीं मौसम विभाग का आंकड़ा 10,000 के आसपास रुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब गर्मी से किसी की जान जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट पर ज्यादातर कार्डियक अरेस्ट या डिहाइड्रेशन लिख दिया जाता है। असली गुनहगार यानी गर्मी तो फाइल में कहीं दर्ज ही नहीं होती। विशेषज्ञों की माने तो ये आंकड़े असल सच्चाई से कहीं कम हो सकते हैं। पॉलिसी के स्तर पर एक अजीब सच्चाई देखिए। देश में बाढ़ और कोल्ड वेव जैसी 12 आफतों को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित आपदा या नोटिफाइड डिजास्टर माना गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में हीट वेव का नामो निशान नहीं है। नियम के मुताबिक अगर हीट वेव को इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाए तो सरकार को हर मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। शायद इसीलिए इसे अभी तक ये दर्जा नहीं मिला है। 5वां और आखिरी हिस्सा, इस परेशानी से बचने के व्यावहारिक समाधान। एक तरफ गर्मी का संकट है तो दूसरी तरफ ये 12 डिग्री का आंकड़ा उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है। रिसर्च साफ कहती है कि जमीनी स्तर पर सिर्फ पेड़ लगाने से तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सकता है। सोचिए, जहां 47 डिग्री की गर्मी आग बरसा रही हो, वहां किसी घने पेड़ की छांव तापमान को 35 डिग्री पर ला सकती है। पेड़ सिर्फ छांव ही नहीं देते, बल्कि रात के तापमान को भी काबू में रखने का काम करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि समाधान जानते हुए भी हम गलत दिशा में जा रहे हैं। डेटा बताता है कि अकेले 2024 में ही 18,200 हेक्टेयर के प्राथमिक जंगल काट दिए गए। विकास के नाम पर सदियों पुराने पेड़ गिराए जा रहे हैं और जो नए पौधे दिखावे के लिए लगाए भी जाते हैं, उनकी कटाई की तुलना में सर्वाइवल रेट इतनी कम है कि वो पुराने पेड़ों की कमी कभी पूरी नहीं कर पाते। तो ऐसे में हम अपने स्तर पर आखिर क्या कर सकते हैं? सबसे पहला और असरदार कदम अपने आसपास मौजूद पुराने पेड़ों को कटने से बचाना। दूसरा, तेज गर्मी में खुद को हाइड्रेटेड रखना। ओआरएस का इस्तेमाल करना एक लाइफ सेविंग आदत बन सकती है। और तीसरा, सबसे आसान पर सबसे प्यारा कदम, धूप में काम कर रहे किसी डिलीवरी पर्सन या मजदूर को एक ग्लास ठंडा पानी देना। ये छोटे छोटे कदम किसी की जान बचा सकते हैं। इसके अलावा बड़े स्तर पर हमें अपनी ऊर्जा का स्रोत बदलना होगा। आज छतों पर सोलर पैनल लगवाना काफी आसान और सस्ता हो चुका है। ये न सिर्फ बिजली के भारी भरकम बिलों से छुटकारा दिलाता है, बल्कि कोयले पर हमारी निर्भरता को भी कम करता है, जो इस ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी जड़ है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक गहरा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना होगा। अगर आज तय समय पर पेड़ नहीं बचाए गए और कार्बन एमिशन को कम नहीं किया गया, तो क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्मियों का मतलब हमेशा के लिए 45 डिग्री या उससे ज्यादा ही बनकर रह जाएगा? क्या वो नॉर्मल 30 या 35 डिग्री वाली गर्मियां कभी वापस लौटेंगी? वक्त कम है, पर अगर मिलकर सही कदम उठाए जाएं तो तस्वीर बदल सकती है। आज की इस चर्चा में साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहें और पर्यावरण के प्रति जागरूक बने।